नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 टीचर वैकेंसी 2024 के लिए जीके जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं कि थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है कि टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं? तो हरभजन सिंह को जानते हैं। अगला प्रश्न है विंबलडन जूनियर खिलाड़ी जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1985 में। अगला प्रश्न है कि हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो IHF। क्या है? IHF। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो पटियाला में। अगला प्रश्न है कि बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो कटक में। बराबती स्टेडियम कटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील यानी 385 गज। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है? तो 1.59 मीटर। अगला प्रश्न है कि वेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। अगला प्रश्न है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो गोल। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1961 में हुई। अगला प्रश्न है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कर्मनाशा को। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को। अगला प्रश्न है कि भारत के शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कर्मनाशा को। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को, कोसी नदी को। अगला प्रश्न है कि बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है कि असम का शोक नदी कहा जाता है किसको? तो ब्रह्मपुत्र को। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को, ब्राह्मणी नदी को। अगला प्रश्न है कि झारखंड का शोक नदी का नाम बताएं, या झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर को। अगला प्रश्न है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगहो। अगला प्रश्न है कि तेल नदी कहा जाता है? नाइजर को। अगला प्रश्न है कि पीली नदी कहा जाता है? तो हांगहो को। अगला प्रश्न है कि काली महाकाली नदी कहा जाता है? शारदा नदी को। किसको? शारदा नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है भाई? तो नील नदी है, 6650 के। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 साल। अगला प्रश्न है
कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो 62 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण के कौन से अनुच्छेद शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में वर्णित है? तो अनुच्छेद 149 और 150। अगला प्रश्न है संघ से संबंधित CAG की कौन सी अनुच्छेद रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है? तो अनुच्छेद 151। अगला प्रश्न है कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 25 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो S राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो M फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है किस वर्ष में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था? तो वर्ष 1952 में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो V.N. राव। कौन था? V.N. राव। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को तैयार करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? दुनिया में सबसे बड़ा, यानी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था कब? तो 26 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि पार्ट 3 अनुच्छेद 12 से 35 संविधान से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 19 के 1। अगला प्रश्न है कि कौन से संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया? तो 44वां संशोधन। कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन 1 वर्ष इससे संबंधित है। कि प्रश्न है कि बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब हुई? तो 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन कब हुआ? तो 1916 में। अगला प्रश्न है कि लखनऊ पैक्ट अधिवेशन कब हुआ? तो 1916 उसी में दिसंबर में। अगला प्रश्न है कि मॉन्टेगू घोषणा कब हुई? तो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि रौलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो 19 मार्च 1949 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन? तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? तो 18 मई 1920 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो दिसंबर 1920 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी। चौरा चौड़ी कांड जो हुआ वो हुआ 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना? तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 को। अक्टूबर 1924 को। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी।
अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट जो हुआ वो अगस्त 1928 में हुआ। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को हुआ। अगला प्रश्न है कि लाहौर षड्यंत्र केस, तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ वो दिसंबर 1929 को हुआ। अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई, तो 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह, तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक हुई। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज आंदोलन, तो गोलमेज आंदोलन 9 नवंबर 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ 8 मार्च 1931 को हुआ। फिर अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 7 सितंबर 1931 को। अगला प्रश्न है कि कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत, तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट, तो सितंबर 1932 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, तो मई 1934 ईस्वी। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, तो 1 मई 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। पाकिस्तान की मांग कब हुई, तो 24 मार्च 1940 ईस्वी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी। शिमला सम्मेलन, तो शिमला सम्मेलन जो हुआ वो 25 जून 1945 ईस्वी। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ, तो कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई, तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना कब लागू हुई, तो 3 जून 1947 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता कब मिली, तो 15 अगस्त 1947। प्रश्न है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न है कि किस पशु की प्रकृति जो मुहर पर मिली है, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो बैल। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समाजवादी थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्रश्न है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न है कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो बैल। अगला प्रश्न है
कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है कि संधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है, तो कालीबंगा से। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नागर पाया जाता है, तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की। अगला प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो गाय। अगला प्रश्न है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, तो गुजरात में। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, तो मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, तो लोथल से। अगला प्रश्न है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। किस पर? संस्कृति पर। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो आग ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो मृदभांड। क्या है? मृदभांड है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। क्या है? पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। क्या है? तो वह पाए गए हैं बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में। अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील की दूरी तक है? तो 12 समुद्री झील की दूरी तक। अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वारा। कार निकोबार में। अगला प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ लाइन है। अगला प्रश्न है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो मैकमोहन। क्या नाम है? मैकमोहन नाम है। अगला प्रश्न है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो डुरंड रेखा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है।
अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर पर। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11% पर्वतीय है। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो 43% मैदानी है। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ ने किया था। किसने किया था? रेडक्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेडक्लिफ नाम से जाना जाता है। इसलिए इन्हें रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। अगला है बिंदु कि भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। अगला बिंदु है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डुरंड ने किया था, इसलिए इसे डुरंड के नाम से हम जानते हैं। अब है कि पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये देश है और ये सीमा की, ये देश है और ये सीमा की लंबाई है किमी में। बांग्लादेश का जो लंबाई है वो है सीमा लंबाई 4096 किमी, और चीन का जो सीमा लंबाई है वो 3917 किमी है। पाकिस्तान का पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई जो है वो है 3310। नेपाल का है 1752 केम। म्यांमार का है 1458 केम। भूटान का है 587 केम। अफगानिस्तान का है 80।